हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीड सेकंड लेवल का लास्ट टॉपिक है ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, इसमें सब कुछ आ गया है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है और एसएसटी के नोट्स बन चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार। प्राचीन काल में जो भारत जो था विश्व गुरु कहलाता था, आप सभी जानते हैं। और इसकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे प्राचीन काल में? भारत में थे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया। भारत में आए विदेशी यात्री फाहियान, हैंसांग और इत्सिंग चीनी यात्री प्रमुख हैं। अग्नि पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ था और इसे क्या कहा जाता था? इंडोनेशिया कहा जाता है। जम्बू द्वीप को क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया कहा जाता है। नेशिया का अर्थ है द्वीप, इसलिए इंडोनेशिया का अर्थ क्या है? भारतीय द्वीप होता है। बर्मा, श्याम, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, अनाम, सुवर्णद्वीप, हिंद चिन्ह स्थानों पर भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, कला का प्रभाव दिखता है। भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा के अभिलेख बर्मा, श्याम, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, अनाम, सुमात्रा, जावा और बोर्निया में प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन लेख जो हैं ये दूसरी तीसरी शताब्दी के हैं। हिंद चीन में आज भी पाली भाषा का प्रयोग होता है जो संस्कृत से निकली है। याद रखिएगा ना, हिंद चीन में आज भी पाली भाषा का प्रयोग होता है और पाली भाषा किससे निकली है? संस्कृत से निकली है। चंपा, इसमें 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। चंपा को क्या कहा जाता है? अभी वर्तमान में वियतनाम कहा जाता है। अभी अपन पढ़ेंगे, इसके आगे आएगा, आज अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। चंपा में 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख मिले हैं। कंबुज के यशोवर्मन के 4 अभिलेख क्रमशः 50, 75, 93 और 108 छंदों के हैं। याद रखना, कंबुज के यशोवर्मन जो शासक थे, इनके 4 अभिलेख कितने कितने छंदों के हैं? 50 का है, एक 75 का है, एक 93 का है और 108 छंदों का है। राजेंद्र वर्मन का एक लेख जो है ये 218 छंदों का है और दूसरा 268 छंदों का है। चंपा के 3 नरेश साहित्यिक कार्यों में विद्वान थे और एक तो चारों वेदों का ज्ञाता था। जावा के लोगों ने रामायण और महाभारत का जावी भाषा में गद्य अनुवाद किया है। याद रखना, कहाँ के लोगों ने रामायण और महाभारत का जावी भाषा में गद्य अनुवाद किया है? तो जावा के लोगों ने रामायण और महाभारत का जावी भाषा में गद्य अनुवाद किया है। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा बर्मा और सिंहल में अपनाई गई हैं। बौद्ध साहित्य की जो भाषा है पाली, ये कहाँ पर अपनाई गई हैं? बर्मा और श्रीलंका, जिसे सिंहल कहा जाता था, यहाँ पर अपनाई गई हैं। बौद्ध रुचि नामक विद्वान जो था ये 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन गया था। बौद्धि रुचि नामक विद्वान 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से कहाँ गया था? चीन गया था। फिर इसके बाद आता है, वहाँ पर जाकर इसने 53 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था? बौद्धि रुचि नामक विद्वान ने 693 ईस्वी में नालंदा से चीन जाकर 53 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। फिर इसके बाद नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव नामक विद्वान तिब्बत पहुँचे और उन्होंने वहाँ तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी थी। फिर इसके बाद आता है धर्म। बर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। याद रखना, बर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। वहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन शिव की पूजा मुख्य रूप से होती थी। श्याम को थाईलैंड कहा जाता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे आज। शिव की पूजा मुख्य रूप से होती थी। याद रखना, बर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई, लेकिन वहाँ पर किसकी पूजा मुख्य रूप से होती थी? शिव की पूजा मुख्य रूप से होती थी। जावा की एक मूर्ति भटार गुरु की है, जो किसकी प्रतीक मानी जाती है? ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानी जाती है। भटार गुरु की प्रतिमा मिली है, वहाँ पर एक मूर्ति मिली है जावा में, जो कि किसका प्रतीक मानी जाती है? ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानी जाती है। कंबुज के शिव सोम, जो कि इंद्रवर्मन के गुरु थे, इन्होंने भगवत शंकर अर्थात शंकराचार्य से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। कंबुज के जो शिव सोम थे, जो कि इंद्रवर्मन के गुरु थे, इन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। कंबुज के जो राजा थे यशोवर्मन, इन्होंने 100 आश्रम स्थापित किए थे। अशोक ने जब तीसरी बौद्ध संस्कृति बुलाई थी तथा इसके बाद यवन, सुवर्णद्वीप जिसे हिंदेशिया कहा जाता है और लंका, ताम्रपर्णी अथवा सिंहल कहा जाता है इसे, आदि सुदूर देशों में दूत मंडल भेजकर
और विशेषतः लंका में अशोक ने किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को भारतीय बौद्ध धर्म के स्थायी प्रचारक के रूप में भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। इसके बाद आता है समाज। बाली और कंबोज में जो जाति व्यवस्था का स्वरूप है उसे हम प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इस समय सती प्रथा भी प्रचलित थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? जुआ, मुर्गों की लड़ाई, संगीत, नृत्य और नाटक थे बाली और कंबोज में। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक है, जो क्या कहलाता है? व्यंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। जावा में छाया नाटक एक लोकप्रिय रूप है, नाटक का लोकप्रिय रूप है छाया नाटक, जिसे क्या कहा जाता है? व्यंग कहा जाता है। याद रखना ये कि जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक है, जो क्या कहलाता है? व्यंग कहलाता है। और इसमें कथानक मुख्यतः रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। अब आता है कला। जावा के मंदिर। जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प वहाँ का बोरोबुदूर का मंदिर है। और बोरोबुदूर का मंदिर कब बना था और किसके संरक्षण में बना था? यह 750 से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्रों के संरक्षण में बना था। याद रखना, बोरोबुदूर का मंदिर जावा में है और ये किसके संरक्षण में बना था? शैलेंद्रों के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के बीच बना था। बोरोबुदूर में मूर्तियों की पंक्तियों की कुल 11 श्रृंखलाएं हैं और लगभग 1500 मूर्तियां हैं। बोरोबुदूर का मंदिर जो है, इसमें मूर्तियों की पंक्तियों की कुल कितनी श्रृंखलाएं हैं? 11 श्रृंखलाएं हैं और लगभग 1500 मूर्तियां हैं जावा के बोरोबुदूर के मंदिर में। बोरोबुदूर की बुद्ध की मूर्तियां और मेनदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां प्रमुख हैं। बोरोबुदूर के अलावा प्रम्बन की घाटी में लारो जंगरंग के मंदिर प्रमुख हैं। याद रखना, प्रम्बन की घाटी में लारो जंगरंग के मंदिर कहाँ पर हैं? जावा में। लारो जंगरंग में 8 मुख्य मंदिर हैं, जिनमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, उत्तर में विष्णु तथा दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति है। और जबकि बरामदे के भीतर मूर्तियों के कितने फलक हैं? 42 फलक हैं। अब आता है कंबुज के मंदिर। कंबुज में अंगकोरवाट नामक मंदिर स्थान पर कुछ मंदिर हैं जो कि भारतीय मंदिरों के समान है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था 2015 वाली रीट में कि अंगकोरवाट के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ आ जगह है। अंगकोरवाट के शिखरों को चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए मुंडों द्वारा ढका हुआ है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाई है, उसके ऊपर पुलनुमा रास्ता, उसके दोनों तरफ सांप के शरीर को खींचते हुए दैत्यों की शक्लें बनी हुई हैं। कंबुज के मंदिर की 4 दीवारी के बाहर 650 फीट चौड़ी खाई है और 36 फीट चौड़ा रास्ता है। मंदिर के बाहर 2 मील खाई है। अंतिम मंजिल शीर्ष से जमीन से 210 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब आता है आनंद मंदिर। ये पिछली बार आया था 2017 वाली रीट में। आनंद मंदिर कहाँ पर है? बर्मा में है। सर्वोत्तम मंदिर पैगन का आनंद मंदिर कहाँ पर है? आनंद, ये बर्मा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवनादित्य ने करवाया था। बर्मा के पैगन मंदिर आनंद मंदिर का निर्माण त्रिभुवनादित्य ने करवाया था। इस पर पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियों की संख्या 80 है और उनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं अंकित हैं। ड्यूरोसॉइल ने कहा है कि जिन वास्तुकारों ने आनंद का नियोजन और निर्माण किया है वे निसंदेह भारतीय थे। याद रखना, यह आनंद मंदिर के बारे में ड्यूरोसॉइल का कथन है कि जिन वास्तुकारों ने आनंद मंदिर का नियोजन और निर्माण किया वे निसंदेह भारतीय थे। ये किसका कथन है? ड्यूरोसॉइल का कथन है। अब आप देखिए, हिंद एशिया किसे कहा जाता था और हिंद एशिया में कौन कौन से शामिल थे देश? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली, ये 4 देश शामिल थे हिंद एशिया में। हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? पूर्वी एशिया के वियतनाम और कम्बोडिया हिंद चीन में शामिल थे। कंबुज को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कम्बोडिया। श्याम को क्या कहा जाता है? थाईलैंड। चंपा को क्या कहा जाता है? अनाम और वियतनाम। और बर्मा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? म्यांमार। अब आता है प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी? भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलती थी, पूर्व में बर्मा म्यांमार से, दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, बाली, चंपा, हिंद चीन, इंडोनेशिया, शाम और श्रीलंका। प्राचीन भारत को वृहत्तर भारत कहा जाता है। वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के निम्न कारण थे, वो कौन कौन से हैं? एक तो था भौगोलिक कारण। भारत जो था ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग के मध्य में स्थित होने के कारण अन्य देशों के साथ इसके संबंध स्वाभाविक थे। आर्थिक जीवन दूसरा कारण था कि प्राचीन काल में भारत में बनने वाले सामानों की मांग विदेशों में होने के कारण यहाँ पर व्यापारी आते जाते रहते थे, जिससे सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। फिर तीसरा कारण था धार्मिक जीवन।
बौद्ध धर्म ने अन्य देशों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ। राजनीतिक कारण, भारतीय राजकुमारों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में भी अपने राज्य स्थापित किए, जिससे भी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। फिर आता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार। अब देखिए आप, मध्य एशिया पहला देश है। इस प्रदेश मध्य एशिया प्रदेश के खोतान, कूचा, कारा शहर और तुर्फान आदि स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। खोतान, कूचा, कारा शहर और तुर्फान कौन से क्षेत्र में आते थे? मध्य एशिया में आते थे। खोतान जो था ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी अत्यधिक संख्या में रहते थे। कूचा की लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करती है। याद रखिएगा, मध्य एशिया का जो स्थान है कूचा, इसकी लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करती है और यहाँ लगभग 1000 स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया था कूचा में। कारा शहर के लिए माना जाता है कि यह कनिष्क के साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। तुर्फान में भी 5वीं सदी तक बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था, लेकिन 8वीं सदी में इस्लाम के प्रवेश से भारतीय संस्कृति यहाँ समाप्त हो गई थी। कहाँ पर? तुर्फान में। फिर आता है अफगानिस्तान। प्राचीन काल में तथा मौर्य काल में भी ये अफगानिस्तान भारत का ही अंग था। यहाँ मध्य भारत की भाषा बोली जाती है। फिर आता है चीन। चीन और भारत के संबंधों का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति तथा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रकट होता है। पहली शताब्दी में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत में आदान प्रदान शुरू हो गया था। लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिगंती था, जो कि धर्मरत्न और मातंग नामक 2 भिक्षुओं को भारत से चीन लेकर गया था। याद रखना, 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिगंती भारत से धर्मरत्न और मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन लेकर गया था और वहाँ पर बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करवाया था। चीन से ही बौद्ध धर्म कोरिया और जापान तक फैला था। फिर इसके बाद आता है तिब्बत। तिब्बत के राजा स्त्रोसांग नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध बनाए थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। बौद्ध मंदिर और विहार भी यहाँ बनाए गए थे। संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भी अपनाई गई थी। फिर आता है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के संबंधों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर होता है? वाल्मीकि कृत रामायण से होता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के साथ साथ उन्होंने पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी श्रीलंका में प्रचार प्रसार किया था। फिर आता है बर्मा। बर्मा के आराकान, तांगोग, श्री क्षेत्र, यातोन और पिग में हिंदू जीवन शैली की पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई थी। हिंदू जीवन शैली, बर्मा के कई लेख संस्कृत और पाली भाषा में उपलब्ध हुए हैं। बर्मा के मान राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बर्मा के कौन से राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? तो मान राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। बर्मा में 9वीं-10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना हुई थी, जिसका प्रसिद्ध राजा कौन था? अनिरुद्ध था। पागन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ग्रहण कर लिया था। फिर आता है कंबोज या कंबोडिया। कंबोज या कंबोडिया को पहले फुनान कहा जाता था। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक भारतीय ने यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की थी। कंबोज में 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मा के वंशजों ने यहाँ भारतीय भाषा, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, गणित तथा ज्योतिष का प्रचार किया। कंबोज के ही राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था कंबोज में। जयवर्मा सप्तम ने अंगकोर थोम नामक एक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका क्वेश्चन आ चुका है, पहले आपको बताया था 2015 वाली रीट में कि अंगकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अंगकोर थोम नामक एक वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था जयवर्मा सप्तम ने। फिर आता है चंपा, जिसे वर्तमान में वियतनाम कहा जाता है, अनाम और वियतनाम। कंबोज के पूर्वी भाग में प्राचीन काल में चंपा नामक राज्य था। यह प्राचीन काल में भारतीय उपनिवेश था और चंपा या वियतनाम का पहला राजा कौन था? श्रीमार हिंदू था। चंपा में हिंदू राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें कौन कौन से प्रमुख थे? भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मा प्रमुख थे। याद रखना, हिंदू राजवंशों ने यहाँ शासन किया था, जिसमें प्रमुख थे भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मा। आपसे पूछा जा सकता है
कि भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मा ने कहाँ पर शासन किया था, तो चंपा या वियतनाम में। चंपा के प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों और परंपराओं से ज्ञात होता है कि वहाँ की भारत की भांति वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, राजकुलों में सती प्रथा प्रचलित थी और चंपा की राजभाषा क्या थी, संस्कृत थी और चंपा में शैव मत का सबसे ज़्यादा प्रचार था। चंपा में भद्रवर्मा ने माइसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसमें शिव के अलावा राम सीता की भी पूजा होती थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में अभी 2018 वाली में कि 19 में आया था कि माइसन में एक मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चंपा में माइसन में एक मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो भद्रवर्मा ने कराया था। वहाँ के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का भी अनुसरण किया गया था। फिर आता है मलाया, जिसे वर्तमान में मलेशिया कहा जाता है। यहाँ हिंदू राज्यों का विकास हुआ जिनमें करमरंग, कलशपुर, कटाह और पंग आदि राज्य मुख्य थे। यह राज्य आप याद रखना कि किस प्राचीन राज्य में हिंदू राज्यों का विकास हुआ था, जिनमें करमरंग, कलशपुर, कटाह और पंग आदि राज्य मुख्य थे, तो मलाया मलेशिया में। दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम का भी इस द्वीप पर व्यापारिक नियंत्रण था, अभी पढ़ा था अपन ने चोल वंश में। फिर आता है श्याम, जिसे वर्तमान में थाईलैंड कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ थाई जाति निवास करती है, इसका नाम थाईलैंड पड़ा। 13वीं सदी में पूर्व यहाँ भारतीयों का राज्य था, प्रभुत्व था। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का अधिक प्रचलन था। फिर आया है जावा। जावा को वर्तमान में इंडोनेशिया कहा जाता है। फायान के अनुसार 5वीं सदी के आरंभ में जावा में हिंदू धर्म फैल चुका था और जावा में शिव के उपासकों की संख्या अधिक थी और भारतीय संस्कृति का प्रभाव 15वीं सदी में कुबल खां के आक्रमण से पहले तक बना रहा। जावा में 15वीं शताब्दी में कुबल खां ने आक्रमण किया था और उसके बाद यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव समाप्त हो गया। फिर आता है सुमात्रा, इसे भी इंडोनेशिया कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे स्वर्ण द्वीपा के नाम से जाना जाता था, याद रखना। इंडोनेशिया या सुमात्रा को प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीपा के नाम से जाना जाता था और इसका प्रसिद्ध नगर कौन सा था, सुमात्रा इंडोनेशिया का श्री विजय था। 4वीं शताब्दी से 7वीं सदी तक विजय वंश यहाँ पर शासन करता था सुमात्रा इंडोनेशिया में और राजेंद्र चोल प्रथम का भी यहाँ पर प्रभुत्व रहा था सुमात्रा इंडोनेशिया में। फिर आता है बाली इंडोनेशिया। बाली इंडोनेशिया में 4वीं सदी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी और यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रचलित थे। फिर आता है बोर्निया। बोर्निया में भी 4वीं शताब्दी में हिंदुओं ने अपना राज्य स्थापित किया था और 4वीं शताब्दी में मूल वर्मा यहाँ का शासक था, तो याद रखना मूल वर्मा कहाँ का शासक था, बोर्निया का। फिर आता है लव देश, जिसे वर्तमान में लाओस कहा जाता है। भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर इस नगरी का नाम लवपुरी पड़ा। लव देश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं, याद रखना। लव देश या लाओस के आदि देवता कौन है, भद्रेश्वर हैं। और लव देश का पहला राजा कौन था, श्रुतवर्मन था और श्रुतवर्मन के पुत्र ने श्रेष्ठ वर्मन में श्रेष्ठपुर नाम से नगर बसाया था और यहाँ पर शालिवाहन संवत का प्रचार भी हुआ था। याद रखना कि किस प्राचीन देश में लव देश में किस प्राचीन देश में शालिवाहन संवत का प्रचार हुआ था, तो लव देश में हुआ था। अब आता है बृहत्तर भारत में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। सबसे पहले आता है व्यापार। प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर भारतीय माल की विदेशों में बहुत मांग होती थी। विदेशों में व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग द्वारा पूर्व तिब्बत, चीन और पश्चिमी ईरान और अरब से व्यापार होता था। पूर्व में ताम्रलिप्ति का बंदरगाह प्रमुख था भारत में। विदेशी व्यापारी अपने साथ सोना, चांदी, लाल मणि तथा हीरे जवाहरात लाते थे और उसके बदले में भारत से सूती, रेशमी और जरी के कपड़े, तंबाकू व मसाले आदि ले जाते थे। बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया सार्तवाह कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्राचीन भारत में बाहरी देशों के साथ व्यापार को जाने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया क्या कहलाता था, सार्तवाह कहलाता था। पश्चिमी देशों से मीठी शराब और अंजीर, चीन से रेशम, नेपाल से ऊन, श्रीलंका से लौंग, चंदन की लकड़ी, मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, औषधियाँ, नारियल आदि निर्यात की प्रमुख सामग्री थी और इन वस्तुओं के बदले विदेशों से सोने के सिक्कों का भी आयात होता था। अब आता है उद्योग। भारत का सबसे उन्नत उद्योग वस्त्रोत्पादन का था। सूती कपड़े के व्यवसाय के लिए बनारस, वत्स, बंग और मदुरा आदि में कारखाने स्थापित थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कई प्रकार के ऊनी कंबलों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे जिन पर किसका काम होता था, जरी का काम होता था।
प्राचीन भारत में दूसरा मुख्य उद्योग किसका था? धातु संबंधी था। याद रखना, पहला मुख्य उद्योग तो था वस्त्र उत्पादन का, दूसरा मुख्य उद्योग था धातु संबंधी। खानों से निकालकर धातुओं को पिघलाकर उसके विभिन्न बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण और मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। लकड़ी का व्यवसाय भी प्राचीन काल में उन्नत अवस्था में होता था। अब आता है वाणिज्य आर्थिक संस्थाएं। प्राचीन काल में व्यापार किसके द्वारा होता था? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अब आप देखिए सिक्के कौन कौन से थे और उनके क्या नाम थे। सोने का सिक्का जो था वो निस्क कहलाता था, निस्क। और चांदी का सिक्का था वो धरण कहलाता था। तांबे का सिक्का जो था वो मासक और काकड़ी कहलाता था। याद रखना, सोने का सिक्का तो कहलाता था निशक, चांदी का सिक्का धरण और तांबे का सिक्का कहलाता था मासक और काकड़ी। व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था। व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी या गण कहा जाता था और श्रेणियों के अध्यक्ष को मुखिया कहा जाता था। याद रखना, व्यापारिक लेन देन जो था इसका काम सिक्कों से होता था। व्यावसायिक संगठन जो था इसको श्रेणी या गण कहा जाता था और श्रेणियों के अध्यक्ष को मुखिया कहा जाता था। अब आता है प्राचीन भारत की कला और स्थापत्य कला के रूप में कौन कौन स्थापित शामिल हैं? स्तंभ हैं, स्तूप हैं, भवन हैं और गुहागृह हैं। सबसे पहले आते हैं स्तंभ। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 30 स्तंभ भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं। स्तंभ जो हैं ये पत्थर के शुंडाकार लेकिन ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हैं। इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक है। प्रत्येक स्तंभ जो है एक ही पाषाण खंड से बना है। याद रखना, प्रत्येक स्तंभ जो है एक ही पत्थर के खंड से बना है। सारनाथ का पाषाण स्तंभ सबसे सुंदर है। अब आता है स्तूप और भवन। स्तूपों में मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट सांची का स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फिर आता है गुहागृह। पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर उन्हें निवास गृह, उपासना गृह और सभा भवनों का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की अपनी निजी शैली है। फिर आता है मूर्ति कला। उदयगिरी, इसमें किसकी मूर्ति है? वराह अवतार की मूर्ति है। पाथारी में श्री कृष्ण के जन्म के दृश्य दिखाए गए हैं। देवगढ़ में शेष सैया पर सोए विष्णु की मूर्ति जो अपन ने पढ़ा था गुप्त काल में। फिर आता है मंडोर, जोधपुर में श्री कृष्ण के जीवन की झांकियों को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां बनाई हुई हैं। फिर आता है मनकुंवर और सारनाथ, यहाँ पर पत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं। सुल्तानगंज से तांबे की बुद्ध प्रतिमा मिली है। अब आता है संस्कृत साहित्य। विशाखा दत्त की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस। भारवी की है किरातार्जुनियम। बांस की है स्वपनवास वदता। कौटिल्य की है अर्थशास्त्र। भरथरी की है वाक्यदीप, श्रृंगार शतक और नीति शतक। फिर आता है कालिदास की कृतियाँ। कालिदास के महाकाव्य हैं कुमार संभव और रघुवंशम। नाटक हैं विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतु संगार। फिर आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे ये पाली और संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अवदान शतक, अभिधम पिटक और दिव्यावदान, विनय पिटक, मंजूश्री मूलकल्प और बुद्ध चरित्र। अभी आपसे पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में हुआ है? तो याद रखना 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। एक तो इसमें दिव्यावदान, अभिधम पिटक अंगुत्तर निकाय में हुआ है और जैन ग्रंथ में भी हुआ है। फिर आता है इसके बाद जैन साहित्य। जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। बौद्ध का तो लिखा हुआ है पाली और संस्कृत भाषा में, जबकि जैन धर्म का प्राकृत में लिखा हुआ है। जैन साहित्य के लेखकों में हेमचंद्र प्रसिद्ध हैं। जैन लेखकों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश के अलावा कन्नड़, तमिल और तेलुगु में भी जैन साहित्य की रचना की। फिर आता है विज्ञान। प्राचीन भारत के धातु शोधन के उच्च ज्ञान का परिचय दिल्ली में कुतुब मीनार के लौह स्तंभ से होता है। यह 24 फीट लंबा और लगभग 180 टन वजन का है। भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का इन्हें प्रारंभ से ही ज्ञान था भारतीयों को। वेल्लूर कर्नाटक में केशव मंदिर में 40 फीट ऊंचा तथा 20,000 किलो का प्रस्तर स्तंभ है जो कि बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है। याद रखना केशव मंदिर कहाँ पर है? वेल्लूर कर्नाटक में। फिर आता है गणित का क्षेत्र। शून्य का आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार भारत में ही हुआ था। पाई के 4 दशमलव स्थान तक यथार्थ मान किसको ज्ञात था? आर्यभट्ट को। धनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर मान अनंत हो जाता है, इसका मान किसने दिया था? भास्कराचार्य ने। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं।
भास्कराचार्य ने लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले बोधायन ने किया था और पाइथागोरस प्रमेय को चित्ती प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है ज्योतिष और खगोल। आर्यभट्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिषी भी थे। इन्होंने पृथ्वी के अक्ष पर घूमने, सूर्य और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया था। वराहमिहिर, कणाद, नागार्जुन, वाघभट्ट प्राचीन भारत के प्रमुख ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री थे। फिर आता है आयुर्वेद। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया था। याद रखना, रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। आयुर्वेद का जनक है धन्वंतरी। और विश्व का प्रथम सर्जन अर्थात शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है? सुश्रुत को। और औषधि विज्ञान में किसका प्रमुख स्थान है? चरक का। यह आपका टॉपिक हो गया प्राचीन भारत में संस्कृति का प्रचार और प्रसार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।